आज देश में उपचुनाव के नतीजे आ गए और विधानसभा चुनाव का ट्रेलर भी रिलीज हो गया। बीजेपी को जहां उम्मीद नहीं थी वहां भी बीजेपी जीत गई। सोचिए, मोदी लहर तेलंगाना तक जा रही है, ओडिशा तक जा रही है। जहां नीतीश तेजस्वी आपस में मिल चुके हैं वहां भी मोदी लहर है। उत्तर प्रदेश में योगी ने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है कि अखिलेश यादव झुंझला गए। मोदी गुजरात पहुंच गए। हम आपको बताएंगे गुजरात में क्या होने वाला है, हिमाचल प्रदेश में क्या होने वाला है, उपचुनाव जीतने के बाद विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। इस वक्त मोदी लहर कितने विरोधियों को धराशायी कर देगा, कौन विरोधी है जो मोदी के सामने टिकने की हालत में है और कौन विरोधी मैदान छोड़कर भाग गया। इलेक्शन पर सिर्फ रिएक्शन नहीं, पूरी एनालिसिस करने वाली यह रिपोर्ट देखिए। पब्लिक से कनेक्ट क्या होता है, इसे 3 तस्वीरों में देखिए। प्रधानमंत्री भी यहां पर्चा पकड़ते हैं। सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष गली में उतरकर चुनावी पर्चा बांटते हैं और देश के गृह मंत्री छोटे छोटे शहरों में जाकर वोटर्स से मिलते हैं। प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। इससे क्या होता है? प्रधानमंत्री हर जगह नहीं जा सकते, प्रधानमंत्री हर वोटर से नहीं मिल सकते, लेकिन प्रधानमंत्री के पर्चा पकड़ लेने से पूरे कैडर को मैसेज चला जाता है। अगर नरेंद्र मोदी चुनाव में इतनी मेहनत कर सकते हैं, अगर जेपी नड्डा पर्चा बांट सकते हैं, तो कैडर भी घर घर जा सकते हैं। गुजरात में 22 के चुनाव का ऐलान होने के बाद मोदी पहली बार अपने होम स्टेट आए तो एक साथ 522 बेटियों का कन्यादान हुआ। वलसाड़ के कपराड़ा गांव में मोदी का आना परिवार में मुखिया के आने जैसा है। गुजरात को मोदी अपना परिवार समझते हैं तो गुजरात भी मोदी को परिवार का प्रधान मानता है। गुजरात में एक नहीं 2-2 सर्वे आ गए हैं। दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है। 8 दिसंबर को गुजरात भगवा भगवा होगा, इसके रुझान आ चुके हैं। पहला सर्वे कहता है कि गुजरात के 182 सीटों में से बीजेपी 119 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस पहले से भी कम 59 सीटों पर सिमट सकती है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर रुक सकती है और अन्य को सिर्फ 1 सीट से ही संतोष करना पड़ सकता है। मोदी के जाने से गुजरात मोदी में हो जाता है। जो गुजरात की सड़कों पर दिखता है वही ओपिनियन पोल्स के नंबर में भी दिखता है। गुजरात के दूसरे सर्वे को देखें तो यह राज्य ऊपर से लेकर नीचे तक मोदी के रंग में रंगा दिखता है। दूसरे सर्वे के मुताबिक गुजरात की 182 सीटों में से बीजेपी को 131 से 139 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस 77 सीटों से घटकर 31 से 39 सीटों पर आ सकती है। आम आदमी पार्टी गुजरात की 7 से 15 सीटें जीत सकती है और अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। यानी मोदी की बीजेपी गुजरात जीत रही है। 2017 में जैसी जीत मिली थी उससे भी बड़ी जीत मिलने वाली है। 2012 में मुख्यमंत्री मोदी ने जैसी विजय प्राप्त की थी, गुजरात में उससे भी बड़ी जीत का तोहफा प्रधानमंत्री मोदी को मिलने वाला है। सर्वे 1 और सर्वे 2 का औसत निकालें तो गुजरात की ऐसी तस्वीर बनती है। कुल 182 सीटें, जिनमें से बीजेपी 127 सीटें, कांग्रेस 47 सीटें, आम आदमी पार्टी 7 और अन्य के खाते में 1 सीट। प्रत्येक गुजराती, चाहे मारो आदिवासी हो, चारो मारो माछीमारी हो, चाहे शहर में रहते हो कि गामड़ा में रहते हो, आत्मविश्वास થી ભરેલો છે। અને એટલા જ માટે પ્રત્યેક ગુજરાતી બોલે છે, અંતર્મનનો અવાજ બોલે છે। પ્રત્યેક ગુજરાતના હૈયામાંથી નાદ નીકળે છે। કયો નાદ નીકળે છે? કયો નાદ નીકળે છે? ભાઈઓ બહેનો, અંદર મનમાંથી નીકળે છે અવાજ। એ હું કહું છું, એ નીકળે છે આ ગુજરાત મેં બનાવ્યું છે। હું કહીશ આ ગુજરાત, તમે બધા હાથ આમ કરીને બોલજો, મેં બનાવ્યું છે। આ ગુજરાત, આ ગુજરાત, આ ગુજરાત, और जोर से आ गुजरात, आ गुजरात, आ गुजरात। प्रत्येक ગુજરાતીએ ગુજરાત બનાવ્યું છે।
नरेंद्र मोदी जब भी गुजरात जाते हैं वो सुपर कॉन्फिडेंट क्यों हो जाते हैं? वजह इन नंबर्स में है। 2002 में मुख्यमंत्री मोदी का पहला चुनाव था। तब मोदी ने गुजरात में 127 सीटें जीती थी। 2007 में नेगेटिव कैंपेनिंग के बाद भी मोदी ने 117 सीटें जीती। 2002 में मोदी तीसरी बार जीते, तब बीजेपी को 115 सीटें मिली थी। 2017 में मोदी दिल्ली में थे, उन्होंने चुनाव प्रचार करने में देरी की तो बीजेपी 100 से नीचे 99 पर आ गई। 2022 में मोदी बीजेपी को फिर से उसी पोजीशन पर ले जा रहे हैं जहां वो 2002 में थी। नंबर देखिए, 2002 में 127 और 2022 के सुपर ओपिनियन पोल में 127 सीटों का आंकड़ा मैच हो रहा है। अब राहुल गांधी की कांग्रेस का हाल भी देख लीजिए। पिछले 4 चुनावों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि गुजरात में कांग्रेस 50 सीटों के नीचे आई हो। 2002 में कांग्रेस 51 सीटों पर थी। 2007 में कांग्रेस 59 सीटों पर पहुंची। 2012 में कांग्रेस की 2 सीटें बढ़कर 61 हो गई। 2017 में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 77 सीटें जीती। 2022 में पहली बार कांग्रेस 50 सीटों से भी नीचे 47 पर जाती हुई दिख रही है। 2-2 सर्वे में आम आदमी पार्टी की सीटें इतनी कम हैं कि उनकी चर्चा करना भी बेकार है। अरविंद केजरीवाल गुजरात में आपका शोर तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन गुजरात का वोटर झाड़ू छाप का बटन दबाने को तैयार नहीं है। कहां तो केजरीवाल गुजरात में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं और कहां बेस्ट सिनेरियो में भी उन्हें अधिक से अधिक 7 सीटें ही मिल रही हैं। केजरीवाल को यह मालूम होने लगा है, इसीलिए नरेंद्र मोदी के प्रति उनकी कड़वाहट बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली में मैंने शानदार अस्पताल बना दिए, ढेर सारे शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। अगर आपको 5 रुपए की गोली चाहिए वो भी मुफ्त, और अगर 10 लाख 15 लाख का ऑपरेशन होना है वो भी सारा मुफ्त। गुजरात में भी बहुत सारे हॉस्पिटल बनाएंगे, उसका मैंने पूरा प्लान किया है। खूब सारे मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे और सारे सब लोगों का, सभी गुजरातियों का पूरा इलाज मुफ्त होगा। भगवान ना करे आपके घर में कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार होता है, पैसे की चिंता मत करना, आपका भाई उसका खर्चा उठाएगा, आपका भाई उसका इलाज कराएगा। नंबर्स तो आपने देख लिए, अब इसके पीछे की कहानी समझते हैं। मोदी की सीटें क्यों बढ़ रही हैं, इसकी वजह आपको बताते हैं। महिला वोट मोदी के लिए इंटैक्ट है, पिछड़ा वोट मोदी के साथ है, दलित और आदिवासी भी मोदी की साइड में हैं। शहरी वोटर बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक है। गुजरात का ग्रामीण वोटर भी मोदी के फेवर में है। आ वखते पण गुजरातनी अंदर जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टीનો વિજય બાવટો લઈને નીકળી પડી છે અને આ ચૂંટણી ભાજપ નથી લડતું ભાઈ। આ ચૂંટણી ન ભૂપેન્દ્ર લડે છે ન નરેન્દ્ર લડે છે, આ ચૂંટણી તો મારા ગુજરાતના વાલા ભાઈઓ બહેનો લડે છે। વારંવાર ભાજપ आज संकल्प लेने चाहिए छे। गुजरात में पिछले 27 साल से बीजेपी की सरकार इंटैक्ट है, क्योंकि मोदी पर वोटर्स का भरोसा कभी हिला ही नहीं। विरोधी पार्टियां एंटी इनकम्बेंसी की बात करती हैं, लेकिन गुजरात में वोटर्स का कोई भी वर्ग बीजेपी से नाराज नहीं है। नरेंद्र मोदी के 2 ही विरोधी इन दिनों सबसे ज्यादा वोकल हैं, एक अरविंद केजरीवाल, दूसरे राहुल गांधी। विपक्ष के इन दोनों ही नेताओं को आज तगड़ा सबक मिला। हरियाणा का हिसार केजरीवाल का होम डिस्ट्रिक्ट है, ठीक उसी तरह जैसे गुजरात का मेहसाणा नरेंद्र मोदी का गृह जिला है। हिसार के आदमपुर में उपचुनाव का रिजल्ट आया तो पंजे को पछाड़कर यहां कमल खिला। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई ने कांग्रेस के कैंडिडेट जयप्रकाश को 16,000 वोटों के मार्जिन से हराया। देखिए, मैं ये जीत माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है। ये जीत माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की कार्यशैली की जीत है। ये जीत आदमपुर हलके में चौधरी भजनलाल परिवार का 54 साल का विश्वास, ये उसकी जीत है। मैं आदमपुर हलके की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हम पर पुनः एक बार हमेशा की तरह लगातार 15वीं बार हम पर विश्वास जताया। केजरीवाल आए दिन हरियाणा में सरकार बनाने के दावे करते रहते हैं, लेकिन हिसार के आदमपुर उपचुनाव में केजरीवाल की पार्टी को 3% वोट भी नहीं मिले।
और आप की जमानत जब्त हो गई। यहां 16,000 का मार्जिन, वहां आपको कुल 3,420 वोट मिले। राहुल गांधी पिछले हफ्ते भर से तेलंगाना में हैं। कांग्रेस रोज उनके वीडियो जारी करती है। राहुल के पीछे भारी भीड़ होने के दावे किए जाते हैं, लेकिन इन दावों के पीछे सबसे बड़ा खेल हो गया। तेलंगाना की मानुगोडे सीट पर उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस कैंडिडेट की जमानत भी नहीं बची। केसीआर की टीआरएस को टक्कर बीजेपी ने दी। बीजेपी का कैंडिडेट नंबर 2 पर रहा, लेकिन मार्जिन 4% से भी कम रहा। टीआरएस ने आज जश्न जरूर मनाया, लेकिन केसीआर के लिए यह जश्न फीका है। अगले ही साल तेलंगाना में चुनाव हैं और वहां बीजेपी ने मजबूती से दस्तक दे दी है। एक समय था जब यह कहा जाता था कि 2 चीजें हिंदुस्तान में बिल्कुल नहीं हो सकती। पहली, साउथ की फिल्में नॉर्थ में नहीं चल सकती, और दूसरी, नॉर्थ इंडिया की पार्टी बीजेपी साउथ में नहीं जा सकती। आज ये दोनों ही चीजें हो रही हैं। साउथ की फिल्में पैन इंडिया बिजनेस कर रही हैं और साउथ में नरेंद्र मोदी की पार्टी का वेलकम हो रहा है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का रिजल्ट आया तो 2024 की पिक्चर क्लियर हो गई। बीजेपी ने साबित कर दिया कि उसकी टक्कर में कोई नहीं है। मोदी के बाद सबसे बड़ा विनर कोई है तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। छोटी काशी यानी लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ में योगी ने जीत का डंका बजाया तो अखिलेश यादव धांधली धांधली चिल्लाने लगे। गोला गोकर्णनाथ में बीजेपी के अमन गिरी ने 34,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। बीजेपी कैंडिडेट का मुकाबला यहां समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी से था। अमन गिरी को 1,24,810 वोट मिले, जबकि विनय तिवारी को 90,512 वोट मिले। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के गोला गोकर्णनाथ में बीजेपी जीत गई है। उपचुनाव है, अमन गिरी ने वहाँ जीत हासिल की है। अमन गिरी वहाँ के जो बीजेपी के विधायक थे, अरविंद गिरी उनके बेटे हैं। अरविंद गिरी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और इस जीत का जश्न लखनऊ के बीजेपी ऑफिस में दिखाई दे रहा है। पटाखे छूट रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। ये जो जीत है गोला गोकर्णनाथ की, कितनी बड़ी जीत आपको? ये जीत हमारे विकास कार्यों की जीत है, ये हमारे विश्वास की जीत है और ये जनता के लाल प्यार दुलार की जीत है। और ये मोदी और योगी का जो जादू है, ये जादू आज भी उसी तरह से बरकरार है, इस बात की जीत है। जैसे ये जो जीत है, इसका आगे लोकसभा चुनाव में या भी जो 2 उपचुनाव हुए उसमें क्या असर पड़ेगा? उसकी झलक है। देश की जनता का मूड इससे हो रहा है। पूरे देश में जो उपचुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ा है। इसका मतलब देश की जनता मोदी जी, योगी जी के जो है कार्यों को सराह रही है और ये इसके भव्य जीत मिलेगी लोकसभा चुनाव में। छोटी काशी सीट पर बीजेपी की जीत बहुत अहम है। यहाँ यादव और मुसलमान वोटर सबसे ज्यादा हैं। इसके बाद ब्राह्मण और कुर्मी वोटर हैं। अखिलेश यादव ने ब्राह्मण को उतारकर दांव खेला था, मगर योगी आदित्यनाथ ने दांव ही पलट दिया। छोटी काशी में हार जीत के बाद अखिलेश यादव कहते हैं कि कदम कदम पर धांधली हुई। सपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के समर्थकों को घर से उठाया। प्रशासन ने बीजेपी वर्कर की तरह काम किया। अखिलेश यादव को न यादव वोट पूरे मिले, न कुर्मी वोट मिले। यादव वोट भी कटकर बीजेपी में गए और कुर्मी वोट भी बंट गए। इसीलिए नतीजा अखिलेश के मन का नहीं रहा। यूपी के पड़ोसी राज्य बिहार में मैच टाई रहा। बीजेपी और आरजेडी ने एक-एक सीट बांट ली। भूमिहार बहुल मोकामा सीट आरजेडी को मिली और लालू के अपने शहर गोपालगंज की सीट बीजेपी ने जीत ली। बिहार में बीजेपी के लिए प्लस और माइनस दोनों हैं। पहले प्लस देखते हैं, फिर बीजेपी का माइनस बताते हैं। गोपालगंज में कांटे का मुकाबला हुआ और रिजल्ट बीजेपी के फेवर में गया। गोपालगंज सीट बीजेपी के पास थी और लालू नीतीश का अलायंस होने पर भी बीजेपी अपनी सीट बचाने में कामयाब रही। बीजेपी को चकमा देने के लिए आरजेडी ने यहां वैश्य कैंडिडेट दिया था, लेकिन बीजेपी का वैश्य वोट बैंक टूटा नहीं। बीजेपी के लिए यह जीत आसान नहीं रही। जीत का मार्जिन 2000 से भी कम वोटों का रहा। गोपालगंज में बीजेपी कैंडिडेट कुसुम देवी को 70,053 वोट मिले। आरजेडी के मोहन गुप्ता को 68,259 वोट मिले। गौर कीजिए, गोपालगंज में 3 नंबर पर एआईएमआईएम के अब्दुल सलाम रहे, जिन्हें 12,214 वोट मिले। गोपालगंज बाय इलेक्शन के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने बस एक वीडियो मैसेज जारी किया था।
उतने भर से 12,000 मुसलमान वोट आरजेडी से टूट गए। यानी गोपालगंज ने दिखाया कि लालू का MY इक्वेशन भी टूट सकता है। केवल सिंपैथी फैक्टर होने के बावजूद भी 1700 वोट से ही हमारी गोपालगंज में हार हुई है। यानी जनता जो है गोपालगंज की, जो बीजेपी का जो कोर वोटर है, वो कहीं ना कहीं से जो लोग क्लेम करते थे कि फलना जो है हमारा ही वोटर है, उस पे महागठबंधन के लोगों ने सेंध मारने का काम किया है। और ये मामूली बात नहीं है। और आप देखिएगा आने वाले समय में जिस प्रकार से 40,000 का डिफरेंस मात्र 2 सालों में हम लोगों ने कम किया और अभी 24 है, तो समझिए कि अगला बार केवल विधानसभा गोपालगंज का 20,000 से हम लोग लीड करके दिखाएंगे। मोकामा सीट पर बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने आरजेडी टिकट पर जीत दर्ज की। नीलम देवी को 79,744 वोट मिले, बीजेपी की सोनम देवी को 63,003 वोट मिले। मोकामा में 16,741 वोट के मार्जिन से लालू नीतीश का महागठबंधन जीत गया। जो माननीय विधायक जी जिस तरह से सेवा किए हैं, विकास किए हैं, और हमारे महागठबंधन के सभी नेतागण, आदरणीय लालू जी, आदरणीय तेजस्वी जी, माननीय ललन बाबू जी, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सबका जो हमको आशीर्वाद मिला उसका बेनिफिट हमको मिला। लेकिन नीतीश कुमार तो गए नहीं चुनाव प्रचार में, बावजूद आप जीत गए। महागठबंधन के माननीय मुख्यमंत्री जी लाइव आकर अपना मैसेज भेजे थे, वो अस्वस्थ थे, इस कारण नहीं आए, और कोई बात नहीं है। उनका आशीर्वाद कि ये वो नहीं आए, यदि वो आते तो जीत का मार्जिन और ज्यादा हो। नहीं, अस्वस्थ थे, इसलिए नहीं आए, और कोई कारण नहीं है। बिहार में भूमिहार वोट के लिए बीजेपी ने बड़ी मेहनत की है। सेंटर में भी और स्टेट में भी बीजेपी की लीडरशिप में भूमिहार नेता को तवज्जो दी गई है। विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष बनाए गए, लेकिन मोकामा में भूमिहार वोट फिर भी बीजेपी के साथ नहीं आए। कुछ लोग कहते हैं कि मोकामा वाली जीत लालू नीतीश से ज्यादा अनंत सिंह की जीत है। बिहार अब तक जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले जमाने से बाहर नहीं आ पाया है। अनंत सिंह और भूमिहार वोट के फैक्टर को किनारे रखें तो एक बात तो है कि बिहार में लालू नीतीश के वोट जब मिलते हैं तो बीजेपी का विनिंग चांस 50% पर आ जाता है। 24 में भी ये मोदी के लिए चैलेंज रहेगा। बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा और कार्य पर मुहर लगाया है। गोपालगंज तो हम जीते ही, मोकामा का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा की जीत है। और मोकामा में सरकार महागठबंधन हार गई, छोटे सरकार चुनाव जीते। जेल के अंदर उनको जिन लोगों ने भेजा उसकी सहानुभूति का लाभ भी उनको मिला। भारतीय जनता पार्टी को 63,000 के लगभग वोट आना, ये हमारी बड़ी जनादेश और हमारी विचारधारा पर बड़ी मुहर है। उपचुनावों के रिजल्ट आ गए, अब डायरेक्ट स्टेट इलेक्शन की बारी है। हिमाचल प्रदेश में 6 दिन बाद वोट पड़ने वाले हैं, इसलिए वहां माहौल गर्म हो रहा है। अमित शाह मोदी के टू डू मैन हैं। मोदी अमित शाह को वही टास्क देते हैं जो सबसे मुश्किल हो। हिमाचल में रिवाज बदलना है, इसलिए मोदी ने अमित शाह को लगाया है। 70 साल से देश की जनता, हमारे देश की मुस्लिम बेटियां, माताएं मांग करती थी कि ट्रिपल तलाक को हटा दिया जाए। मुझे बताओ, हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? मगर कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की लालच में नहीं हटाती थी। आपने मोदी जी को बिठा दिया, मोदी जी ने लगे हाथों ट्रिपल तलाक को भी समाप्त कर दिया। अब बारी है कॉमन सिविल कोड की। मैं आपको कहकर जाता हूं, हिमाचल में जयराम ठाकुर की सरकार ला दो, हिमाचल में कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा, यहां कोई नहीं रोक सकता। हिमाचल में कांग्रेस ने 8 वचन बताए तो बीजेपी ने 16 वचन गिना दिए। जेपी नड्डा के लिए हिमाचल अपना स्टेट है, यहां उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला दांव भी खेल दिया है। नरेंद्र मोदी की पार्टी जनता से कनेक्ट करने के लिए हर कोशिश करती है, जनता की नब्ज टटोलकर मुद्दे तय करती है। मुद्दों को छांटकर संकल्प तय किए जाते हैं और फिर संकल्प सिद्धि के लिए प्रधानमंत्री से लेकर पन्ना प्रमुख तक सब लग जाते हैं। जो पार्टी यह नहीं करती वो सब
लकीर पीटती रह जाती हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।